हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 8 को। आई नो वीडियो थोड़ा लेट है और चैनल पे भी मैं बहुत दिनों से एब्सेंट था, उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वीडियो कंटिन्यू आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कॉमेंट किया था अनमोल मालिक ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कोरिया सिटी के ऊपर जो कोलोसल गेट था वो हो चुका है ओपन, एंड उसके अंदर से लाखों से भी ज्यादा शैडो सोल्जर बाहर निकल के धरती पर आ रहा है। अब इसके आगे स्टोरी में हम देखते हैं सभी हंटर्स इन शैडो सोल्जर पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी जिन्बू चिल्लाते हुए कहता है कोई भी अपने जगह से हिलना मत। जिन्बू के बात सुन के सब लोग ऐसा ही करता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिन्बू ऐसा क्यों बोल रहा है। जिनचुल भी आके चिल्लाते हुए पूछता है हंटर संग हम फाइट क्यों नहीं कर रहे। जिन्बू बोलता है सब ठीक है चेयरमैन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही मिस्टर चोई मन में कहता है क्या ये बंदा इन सभी डेमोनिक बीस्ट से अकेले लड़ने वाला है, जबकि वो सब मिड एयर में है। इसके बाद अब वो पॉइंट आता है जब इन सभी शैडो सोल्जर का लीडर जिन्बू के आमने सामने होता है, एंड ए सोल्जर जिन्बू के सामने आके फाइट करने के बजाय उसके ही सामने नील डाउन होके अपना सर झुकाता है और कहता है मैं हूँ ग्रैंड मार्शल बिलियन एंड हम अपने किंग को दिल से सलाम करते हैं। ये देखकर तो सब लोग चौंके हुए थे कि आखिर चल क्या रहा है। थॉमस लिनर्ट से कहता है क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। लिनर्ट कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड जब वो लोग इस ड्रैगन को देखते हैं तो मन ही मन सोचता है कि एक ही बीस्ट काफी है पूरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो तीन आ रखा है। वही जिन्बू मन में सोचता है दिस इज द रियल शैडो आर्मी जो मुझे पहले वाले शैडो मोनार्क यानी एशबाउंड से मिली है। इसके बाद हम एक बैडएस पैनल को देखते हैं जिसमें जिन्बू के सभी शैडो सोल्जर मौजूद था और उसने यहाँ पर आए हुए सभी शैडो को भी अपने आर्मी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एंड वो बहुत ही बैडएस तरीके से अपने मन में कहता है असली जंग तो अब शुरू होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम कुछ दिन बाद हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस चल रहा था और यहाँ पर फॉरेन प्रेस रिसेंट इवेंट के बारे में जानना चाहता है एंड फेडरल ब्यूरो जानना चाहता है कि हंटर संग जिन्बू है कहाँ पर। ओवरऑल सब लोग परेशान था कि संग जिन्बू अचानक कहाँ पर चला गया। दूसरी तरफ हम संग जिन्बू को देखते हैं जिसने अपने सोल्जर को दो हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है और वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। तभी पास में बिलियन आ जाता है और जिन्बू से कहता है मैंने अपने आर्मी को ऐसे दो हिस्सों में बांटकर ट्रेनिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जिन्बू कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी ये लोग मरेंगे तो नहीं। वही बेरू भी जिन्बू के पास आता है और कहता है माय लॉर्ड मैं ग्रैंड मार्शल के पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। जो सुन के जिन्बू थोड़ा शॉक होता है और अब ये दोनों आमने सामने होता है। बेरू बिलियन से कहता है एक कमांडर होने के नाते मैं ग्रैंड मार्शल बिलियन को डुएल में चैलेंज करना चाहता हूँ। जिन्बू भी बोलता है दो कमांडर के बीच बैटल देखने में मजा आएगा। एंड अब फाइट शुरू होने वाला था। बेरू पहले एक जोर से चीख मारता है, वही बिलियन अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है जो काफी ज्यादा लंबा होता है। जिन्बू ये देखकर मन में सोचता है शायद इसका स्पेशलिटी स्ट्रेंथ से ज्यादा स्पीड है और इस केस में बेरू के पास जीतने का एक चांस तो हो सकता है। लेकिन बिलियन जब अपने शॉट से हमला करता है तो उसकी शॉट की लचीलापन बहुत ही स्मूथ होता है, यानी तुम कह सकते हो कि उसका शॉट एक चाबुक में बदल जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपने शॉट से बेरू को पकड़ लेता है एंड बेरू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, जो देखकर जिन्बू मन में कहता है ये फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है। और वो बिलियन के रिफ्लेक्सेस को देखकर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि इसने तो बेरू के एबिलिटी को ही यूजलेस कर दिया और उसके अलावा बिलियन के एक ही झटका धरती को तहस नहस कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ग्रैंड मार्शल है, लेकिन उसे अपनी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि जब बेरू को लगता है कि उसके पास एक मौका है तो वो अपने पंजों से बिलियन पर हमला कर देता है। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है, हम बेइजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पर लिू जिगैंग वापस अपने कंट्री चाइना पर लौट आया है और सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है क्योंकि बंदा आखिरकार साउथ कोरिया की हेल्प करने गया था। वही जब लिू जिगैंग जा रहा होता है तो एक रिपोर्टर आके कहता है कई लोग पूछ रहा है कि हम दूसरे कंट्री की मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर लिू जिगैंग कहता है ऐसा बेहुदा सवाल कौन पूछ सकता है, मुझे लगता है कि उसने शायद कभी कोई मैप ही नहीं देखा होगा। और गाइस लिू जिगैंग ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि चाइना के ठीक ऊपर ही है साउथ कोरिया, तो अगर साउथ कोरिया को कुछ भी होता है तो अगली नंबर आएगा चाइना का, यानी चाइना पर कोई आफत ना आए, इसलिए लिू जिगैंग अपने फायदे के लिए साउथ कोरिया की मदद करने गया था। जो भी हो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लिू जिगैंग और उसके साथी कुछ ऐसा देखता है जो देखकर तो वो लोग चौंक जाता है और लिू जिगैंग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि चाइना के ऊपर भी एक मैसिव कोलोसल गेट अपीयर हुआ है। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है, हम यागुमोंट को देखते हैं जिसे कोई कहता है क्या शैडो मोनार्क हमारे खिलाफ हो चुका है, अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद संभाल लूंगा, तुम सब लोग यहाँ पर रुको, हमें अपने फोर्स में और नुकसान होने से पहले उसे रोकना होगा, तो माई सोल्जर प्रिपेयर फॉर द बैटल। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम बेरू को देखते हैं जिसने बिलियन पर हमला किया था, लेकिन बिलियन अपने शॉट को बेरू की तरफ पॉइंट आउट करके रखा है और अब बेरू रेंगते
हुए जिन्बू के पास जाके कहता है माय लॉर्ड, मुझे उसके साथ और एक बार लड़ना है। जिन्बू कहता है अबे तू इतना उतावला क्यों हो रहा है कमांडर बनने के लिए। बेरू कहता है क्योंकि मैं भी एक ग्रेट कमांडर बन के अपने मास्टर के साइड ऑल टाइम रहना चाहता हूँ। जिन्बू कहता है ठीक है चल, अगर बिलियन मेरे राइट में खड़ा होता है तो तू मेरे लेफ्ट में खड़ा हो जाइयो। जो सुन के बेरू हो जाता है इमोशनल और ये सब देखकर पीछे से इग्रिस कहता है माय लॉर्ड, आपको भी मुझे एक चांस देना चाहिए। यानी इग्रिस को भी जलन हो रहा था तो जिन्बू उसे कहता है चल तू मेरे पीछे खड़ा हो जाना। इसके बाद जिन्बू की नजर उसके शैडो सोल्जर के ऊपर पड़ता है जो एक जगह पर गैदर हो रखा था। जिन्बू को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग करना क्या चाहता है। और फिर हम उन ड्रैगन को देखते हैं जो अपने फायर पावर को टास्क को दिखा रहा होता है। इनका फायर पावर देखने में उतना भी ज्यादा खास नहीं लग रहा था। इस पर टास्क भी लाइक ये तो बच्चों का खेल है एंड वो अपने उस ऑर्ब को यूज करता है जो जिन्बू ने उसे दिया था और इसके हेल्प से वो अपने फायर पावर को रिलीज करता है जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट की तरह जो आप लोग देख ही सकते हो। जिन्बू इसे देखकर कहता है ये तो साला चीटिंग कर रहा है। जो भी हो हम देखते हैं एंड सोल्जर अपने किंग के लिए घर बना रहा होता है जहाँ पर उनका किंग यानी जिन्बू कंफर्टेबल से रह सके। वही बिलियन जिन्बू के पास आके कहता है आप अपने शैडो सोल्जर को अपने शैडो में वापस क्यों नहीं बुला रहे। इस पर जिन्बू कहता है ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से डायमेंशन रिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी थोड़ी देर बाहर रह के खुले हवा में सांस ले। और फिर जिन्बू बिलियन से पूछता है क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा क्योंकि तुम फॉर्मर शैडो मोनार्क एशबॉर्न से फिर कभी नहीं मिल पाओगे। इस पर बिलियन बताता है कि मैं उनके साथ तब से हूँ जब उन्होंने मोनार्क के साथ मिलकर रूलर से विद्रोह किया था और जब उन्हें पावर ऑफ डेथ मिली थी तो मैं उनका पहला शैडो सोल्जर था एंड मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहता था और मुझे उनके जजमेंट पर कोई भी डाउट नहीं है। जिन्बू बिलियन से कहता है मैं तुमसे एशबॉर्न के बारे में और भी जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। बिलियन बोलता है क्यों नहीं, ये एक लंबी कहानी है जब मैं वॉल ट्री पर एक फ्रूट हुआ करता था। और गाइस तुम लोग इतना समझ लो कि वॉल ट्री एक मिस्टिकल ट्री है एंड जितने भी हेवनली सोल्जर है उन सभी का जन्म एज ए फ्रूट के रूप में हुआ था वॉल ट्री पर। जो भी हो इसके बाद सीन चेंज होता है। जिन्बू अपने मन में सोचता है द 8 आर्मी कभी भी आ सकता है तो मुझे सबको वार्न करना होगा कि असली जंग शुरू होने वाला है। एंड उससे पहले जिन्बू घर पे सबको खाना बना के खिला रहा होता है और अपने मन में वो कहता है मैं हर किसी को प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा एंड मैं ये भी वादा नहीं कर सकता कि दुनिया वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी क्योंकि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ड्रैगन किंग का जो पावर मैंने एशबॉर्न के मेमोरी में देखा है उसके हिसाब से ड्रैगन किंग और उसके आर्मी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय करके धूल में बदल देंगे। जो भी हो जब जिन्बू की मॉम और उसकी बहन जिन्बू के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है तो वो बहुत ही तारीफ करती है बिकॉज उसने खाना बहुत अच्छा बनाया था। और फिर उसकी मॉम पूछती है जिन्बू क्या कुछ गलत होने वाला है। जिन्बू बोलता है आपको ऐसा क्यों लगता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा डैड भी कोई डेंजरस मिशन में जाने से पहले हमारे लिए खाना बनाता था। लेकिन तभी जिन्बू के घर पर कोई आता है। जिन्बू जाता है दरवाजा खोलने के लिए और उसके सामने जो इंसान होता है वो और कोई नहीं जिन्हो का डैड होता है। जिन्हो का डैड कहता है मुझे माफ करना ऐसे अचानक आने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा मेरे लिए। और फिर सीन चेंज होता है। हम जिन्बू और जिन्हो के डैड को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है एंड जिन्हो के डैड कहता है जब मैं फर्स्ट टाइम इटर्नल स्लम्बर से उठा तो मुझे लगा कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ, बट जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मिराकल है वो इतने आसानी से तो नहीं होते। यानी जिन्हो के डैड को पता है कि जिस इंसान ने उनकी हेल्प किया है वो और कोई नहीं हंटर संग जिन्बू है, इसलिए वो जिन्बू को शुक्रिया कहता है एंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर जिन्बू कहता है अब मुझे भरोसेमंद लगे इसलिए, अगर आप ऐसा आदमी होते जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है तो मैं आपको बचाने का रिस्क कभी नहीं उठाता। जिन्हो का डैड कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैंने जिन्हो का फायदा नहीं उठाया इसलिए तुमने मेरी मदद की। जिन्बू कहता है यस। और अब जिन्हो की डैड जिन्बू को बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे हेल्प करूँ, लेकिन अगर कोई भी चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूँ तो प्लीज मुझे बताइए। इस पर जिन्बू कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो क्या आप मेरी मॉम और सिस्टर की देखभाल कर सकते हो। जिन्हो के डैड कहता है क्या तुम इतना ही चाहते हो। जिन्बू कहता है ये मेरे लिए काफी होगा। जिन्हो के फादर कहता है ठीक है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं शंघाई यानी चाइना में जो कोलोसल गेट ओपन हुआ था उसके बारे में जिनचुल जिन्बू को बता रहा होता है। जिनचुल पूछता है क्या ये तुम्हारा आर्मी का काम है। जिन्बू कहता है नहीं वो सब हमारा दुश्मन है एंड वो बहुत ही डरावने तरीके से कहता है मिस्टर चेयरमैन क्या आप मुझ पर भरोसा करते हो। जिनचुल कहता है यस आई डू। तो जिन्बू जिनचुल के पास आके कहता है आई होप मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उस पर आप भरोसा करोगे।
और फिर जिन्बू मिस्टर जिनचुल के माथे पर एक उंगली रखता है, जिससे जिन्बू के पास जो भी मेमोरी होता है वो सब जिनचुल देख पाता है, यानी गॉड, एशबॉर्न, मोनार्क सबके बारे में। और इतना सब कुछ देखने के बाद जिनचुल तो काफी ज्यादा डरे हुए थे एंड वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि जो हंटर्स और ह्यूमंस के पास स्पेशल पावर है वो सभी भगवान का आशीर्वाद है जो उन्हें मिला है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो गलत थे, उन्हें पावर इसलिए मिला क्योंकि जो फाइट होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर, उसमें वो लोग सर्वाइव कर पाए, इस वजह से उनके पास पावर है। एंड ये कोई इंसान और मोनार्क के बीच का बैटल नहीं है, ये तो एक्सट्रीम पावरफुल दो ग्रुप के बीच बैटल है। और फिर जिनचुल जिन्बू से पूछता है क्या तुम इन सबसे अकेले में लड़ने वाले हो? जिन्बू कहता है यस। जिनचुल कहता है मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ पर ना सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। जिनचुल को उनके साथी के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर 152 कंट्री के लोग आया हुआ है एंड वो किस लिए आया है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी पास से मिस्टर जिनचुल का एक साथी बोलता है कल संग जिन्बू आपके कॉन्फ्रेंस रूम पर आया था, तब से अब बहुत परेशान है, ऐसा क्यों? जिनचुल कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपने मन में ड्रैगन किंग के आर्मी के बारे में सोच रहा होता है जो बहुत ही जल्द डार्कनेस से निकलने वाला है एंड वो सभी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। जो भी वो जिनचुल जिन्बू को कॉल करके कहता है आपके रिक्वेस्ट पर हर एक कंट्री से एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आया है, तो आप कहाँ पर हो? जिन्बू कहता है मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। एंड अब जिनचुल कहता है दुनिया भर में केओस मच जाएगा जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो, और कोई भी कंट्री इस केओस को रोक नहीं पाएगा। एंड अब वो टाइम आ चुका है जब जिन्बू सबको सच्चाई के बारे में बताने वाला है। उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।